जी, तो इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे रेंज ऑफ द फंक्शंस के ऊपर। अब रेंज ऑफ द फंक्शंस के दो तीन ट्रिक्स बताऊंगा जिससे रिलेटेड आपके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने होते हैं, तो आपको इंशाल्लाह उन ट्रिक्स की मदद से बड़ी हेल्प मिलेगी कि आप किस तरह से रेंज को डिटरमिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पास इस टाइप का फंक्शन आ जाए कि एफ ऑफ एक्स आपके पास हो कांस्टेंट ओवर एनी पॉलिनोमियल, कांस्टेंट ओवर एनी पॉलिनोमियल। अब देखिए, मैंने जनरलाइज बात कर दी, ऊपर एक कांस्टेंट हो और नीचे x प्लस टू, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7, मतलब कोई भी एक पॉलिनोमियल अगर मौजूद है तो आप उसकी जब रेंज लिखेंगे तो उसकी रेंज होगी ऑल रियल नंबर्स अदर देन जीरो। ऐसे फंक्शंस में कभी भी रेंज जीरो नहीं आती जब आपके पास कांस्टेंट ओवर पॉलिनोमियल का फैक्टर आ जाए। एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5/3x प्लस 1। अब इसकी रेंज आपने फर्ज करें बतानी है, तो इसकी रेंज जो होती है वो आपके पास, आप टेंशन फ्री होके बता दें कि ऑल रियल नंबर्स अदर देन जीरो, रियल नंबर्स में से जीरो को निकाल दें, ये इसकी रेंज है। ठीक हो गया। इसी तरह ना सिर्फ इसकी रेंज ये है, आप और भी वैल्यूज ले लें। मिसाल के तौर पे कोई और फंक्शन ले लें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2/3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। ये आपके पास है। मैंने ये कहा कि सिर्फ ऊपर कांस्टेंट होना चाहिए, नीचे कोई भी लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक कोई भी ऐसा फंक्शन आ जाता है तो उसकी जब आप रेंज देखते हैं तो उसकी रेंज ऑल रियल नंबर्स में से जीरो को माइनस करके आ जाती है। ये बात क्लियर हो गई। आपको कोई फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देना है कि अगर ऊपर कांस्टेंट है और नीचे कुछ भी है तो इसकी रेंज में कभी भी जीरो नहीं आ सकता। बात है जी, क्लियर है ये बात। जी आगे मूव करते हैं। अब देखें दूसरी टाइप भी बताता हूँ। दूसरी टाइप, एक सवाल है आपके पूछा तो मैं खुद ही बता देता हूँ कि वाई, मतलब कोई लॉजिक हमें नजर यहाँ पे आना चाहिए कि ऐसा क्यों है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं अगर अगर पॉसिबल है, अगर पॉसिबल, मैंने कहा ना कि ये जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, मैं कहता हूँ चलो जी मैं रख के देखता हूँ जीरो के इक्वल होगा क्या, क्या कोई धमाका होगा यहाँ पे। मैंने इसको जीरो के इक्वल सपोज कर लिया, इस साइड को इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 5 = 0 × 3x + 1। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 5 = 0। तो 5 0 के इक्वल आ गया। इज इट पॉसिबल कि 5 0 के इक्वल हो? इज इट पॉसिबल कि 5 0 के इक्वल हो? आंसर इज ऑब्वियसली नो। ये पॉसिबल नहीं है कि 5 0 के इक्वल हो। तो यही वजह है, मैं आपको बता, आवाज नहीं आ रही। इसका आंसर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। और अगर हमने जीरो रखा तो आपने देखा क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि वो एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है जो कि पॉसिबल ही नहीं है, एक चीज वो बन रही है। तो इसलिए मैंने कहा ऐसे तमाम फंक्शन जिसमें कांस्टेंट ओवर पॉलिनोमियल आ रहा हो तो उनकी जो रेंज होती है उसमें जीरो नहीं आता। ये आपका पहला ट्रिक था। दूसरे ट्रिक की जाने और देखते हैं कि दूसरा ट्रिक क्या आपसे बताया जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। जी चलिए टाइप 2 पे आता हूँ। टाइप 2 में मैं ये डिस्कस करता हूँ कि इस टाइप के फंक्शंस हों के लीनियर ओवर लीनियर, इसमें डिनोमिनेटर में भी लीनियर और न्यूमरेटर में भी लीनियर। जैसा कि आपके पास लिखा हुआ हो ax प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी। तो जब ax प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी टाइप का आपका फंक्शन होगा तो ऐसे फंक्शंस की जो आपके पास रेंज होती है वो रेंज आ जाती है, तो रेंज आ जाती है ऑल रियल नंबर्स अदर देन ए ओवर सी। अब ये ए क्या है? ये आ जाएगा ऑल रियल नंबर्स अदर देन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स
in numerator and divided by coefficient of x in denominator. तो ये आपके पास इसका रिजल्ट होता है। जी इकरा समझ आ रही है? जी बच्चों समझ आ रही है? हेलो। यस सर। ठीक हो गया। तो ये ट्रिक है। मिसाल के तौर पे रहमान भाई, अगर मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ f of x is equals to 3x plus 1 over 6x plus 2, लेट्स से दैट ये है। अब मैं कहता हूँ इसकी रेंज क्या होगी, तो आपको कोई इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। आपने क्या करना है, ऑल रियल नंबर्स अदर देन 3/6, आप देखें अदर देन 3/6 करें। 3 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर, 6 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर। तो ये इसकी रेंज है। और इसको जरा सिंपलीफाई करके लिख लें, ऑल रियल नंबर्स अदर देन 1/2, क्योंकि जब कैंसिल करेंगे तो ये 1/2 रह जाएगा। तो आप याद रखें इसकी रेंज में कभी भी 1/2 नहीं आ सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है लेकिन 1/2 नहीं हो सकता। जी इकरा इकरा प्लीज कहें क्या कहेंगे? जी इकरा। चलिए आगे बढ़ते हैं इससे और देखते हैं। आपको रहमान आवाज आ रही? रहमान, अब्दुल रहमान, हेलो। जी तो इसके बाद इससे आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट की बात करते हैं और देखते हैं जी नेक्स्ट आपके पास क्या है, इससे आगे की कहानी क्या है। कैट 1 लो जी। अब जो आगे है वो आपके पास टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब टाइप्स ऑफ फंक्शंस की जब बात हम करें तो उसमें मैं बेसिक बेसिक टाइप्स आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको अलजेब्रिक फंक्शन के अंदर पॉलिनोमियल फंक्शन पता होना बहुत जरूरी है। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? जी जी हेलो हेलो जी 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 बोले। सर, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कम आ रही है। थोड़ा सा माइक अपने मतलब पास कर लें। मैं बिल्कुल बिल्कुल लैपटॉप के पास हूँ। ये मैं सर आई नो आप बैठे होंगे पर पता नहीं मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी अच्छे से। मैंने मैंने अपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। इवन आप पंखा भी बंद करके बैठता हूँ ताकि कोई ऐसा हो ना हो कि आप लोगों को आवाज का कोई इशू हो। पर ये टेक्नोलॉजी है, कहा भी नहीं जा सकता। मैं ये नहीं कहता कि मेरी तरफ से ओके होगा, मैं एडमिट करता हूँ इस बात को। और आई एम ट्राइंग। आती है पर बीच में इतनी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है कि मतलब कुछ समझ ही नहीं आती आपने कहा क्या है। चले अभी ओके। थोड़ी सी 30% बस। ये भी सीन है कि लाइट भी चली दोबारा से, और अभी मैं शायद नेट भी यूज कर रहा हूँ, वो कोई शुरू का तो इसलिए हो सकता है नेट उतना स्ट्रॉन्ग ना हो, दूसरा जो वाईफाई है वो नहीं है। अच्छा पॉलिनोमियल फंक्शन मैं थोड़ा बोलने की कोशिश करता हूँ फिर भी। पॉलिनोमियल फंक्शन p of x इसको कहते हैं और इसको बेसिकली लिखा जाता है an(xn) plus an minus 1 xn minus 1 plus an minus 2 xn minus 2 plus so on a1x और a0। ये आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन होगा अगर इसमें m जो है वो एक नेचुरल नंबर यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स को बिलोंग कर जाए। ये भी पूछा जा सकता है, ये भी एमसीक्यू आ सकता है। और a
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बड़ा खूबसूरत यहाँ पे बन सकता है। वो आपको कहता है कि इसमें से लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है। तो लीडिंग कोएफिशिएंट का जो कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि आपने बताना होता है कि जो हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट होता है ना उसको लीडिंग कोएफिशिएंट कहते हैं। तो वो यहाँ पे an है। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ 3x² प्लस 5x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। इसमें लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होगा, प्लीज बच्चे बताइएगा बेटा, इसमें लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है? आपको क्या लगता है यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट किसके इक्वल है? रहमान भाई, लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है? 3। शाबाश। तो लीडिंग कोएफिशिएंट 3 है। रहमान आपको बेटा आवाज सही आ रही है? यस सर। इंटरनेट ये मौसम जब चेंज होता है ना, अब अभी आपकी आवाज भी बहुत मुझे डाउन आई है, तो मौसम की वजह से थोड़ा सा इशू आ जाते हैं। बहरहाल मैं पूरी आवाज के साथ बोल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये लीडिंग कोएफिशिएंट बिल्कुल रहमान भाई 3 ही है। जो x² यानी कि हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट है उसको हम लीडिंग कोएफिशिएंट कहते हैं। तो ये हमारे पास लीडिंग कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद कुछ जो बेसिक ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं वो बताता हूँ कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं या पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशंस या पैरामीट्रिक फंक्शंस हम कहते हैं ऐसे फंक्शंस को जिसमें x भी डिपेंड करे किसी दूसरे वेरिएबल के ऊपर और y भी डिपेंड करे किसी दूसरे वेरिएबल के ऊपर। तो ऐसा जो फंक्शन होता है उसको हम पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो t एक पैरामीटर है और ये पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता होता है कि पैरामीटर आपके फर्ज करें पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या है। तो पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं x इज इक्वल्स टू at² और y इज इक्वल्स टू 2at। अगर आपसे पूछा जाए कि लेट्स से दैट सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या है, तो होती है x इज इक्वल्स टू a cos थीटा, y इज इक्वल्स टू a sin थीटा। उसके बाद आपसे पूछा जाता है सर्कल के बाद के इलिप्स की पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या है। तो इलिप्स की पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं x इज इक्वल्स टू a cos थीटा और y इज इक्वल्स टू b sin थीटा। इसी तरह अगर आपसे हाइपरबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशंस पूछ ली जाए तो हाइपरबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं x इज इक्वल्स टू a secant थीटा और y इज इक्वल्स टू b tan थीटा। तो ये चार पैरामीट्रिक इक्वेशंस आपको यहाँ पे लाजमी तौर पे आनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं इवन और ऑड फंक्शंस की कि इवन और ऑड फंक्शंस क्या होते हैं। लो जी, इवन फंक्शन क्या होता है? इवन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन जिसमें अगर x की जगह पे -x रिप्लेस करें, दैट मैं x की जगह पे -x रिप्लेस करता हूं और वो नेगेटिव साइन को अब्सॉर्ब कर जाए, जज़ब कर जाए, ऐसा फंक्शन इवन फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल f of x इज इक्वल्स टू x²। आप x की जगह पे -x पुट करें, क्या आ जाएगा? -x का स्क्वायर, तो जवाब आ गया x²। इसका मतलब है ये फंक्शन इवन फंक्शन है। इसी तरह जब आप बात करते हैं cos x की, तो cos के अंदर हम कहते हैं कि नेगेटिव साइन अब्सॉर्ब हो जाता है, लिहाजा cos भी एक इवन फंक्शन है। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास वो होता है ऑड फंक्शन। अब ये ऑड फंक्शन क्या होता है? ऑड फंक्शन आप एक ऐसे फंक्शन को कहते हैं जिसमें अगर आप x की जगह पे -x रिप्लेस करें तो जवाब आता है -f of x। वो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा और आगे आपके पास ओरिजिनल फंक्शन यानी कि f of x बचेगा। इस टाइप के फंक्शंस को ऑड फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल f of -x, आपने सपोज कर लिया, मैं इस तरह से फंक्शन सपोज करता हूँ f of x इज इक्वल्स टू x³ अगर आपने f of -x रखा तो ये आ जाएगा -x³ जो कि -x³ बनेगा -f of x। ऐसा फंक्शन ऑड फंक्शन कहलाता है। इस पर अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की जानिब और अगला टॉपिक हमारे पास जो है वो है जी इवन ऑड से निकल के कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, लो जी, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की बात करते हैं कि वो क्या होती हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में ये बड़ा आसान सा सवाल है, आपसे पेपर में इस तक का छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है
कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से मुराद ये होता है कि आपके पास फर्ज करें एफ ऑफ एक्स कोई एक फंक्शन है, मैं इस तरह से अगर लिख दूं लेट एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, लेट एफ सच दैट एक्स टू वाई एंड जी सच दैट वाई टू जेड बी द टू फंक्शंस, बी द टू फंक्शंस। ये आपके पास कोई दो फंक्शंस हैं। अब इन दो फंक्शन से जो कंपोज करके एक नया फंक्शन बनेगा, देन द कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन, देन द कंपोजिशन ऑफ द फंक्शंस, तो फिर जो कंपोजिशन ऑफ द फंक्शंस होगी वो क्या होगी, देन द कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन इज GOF एंड सच दैट x to z। जरा इस पे बात देखिएगा, गौर कीजिएगा। एक सेट x है, एक y है, एक z है, x y z। पहला फंक्शन है जो f है x से y में, ये जो बात की गई है। दूसरा फंक्शन है जो g है y से z में। तो कंपोजिशन भी एक फंक्शन है जो GOF कहलाएगी और ये GOF होगा फ्रॉम सेट x टू सेट z। आपके ज़हन में एक सवाल आएगा शायद कि पहले f यूज हुआ था लेकिन यहाँ पहले g नजर आ रहा है, ये क्या बात है? पहले f ही है, ऐसा नहीं है पहले g है, लेकिन ये लिखा कैसे गया इसको जरा देखिएगा। यहाँ से आप जब कोई x एलिमेंट लेते हैं, इसमें पुट करते हैं, तो यहाँ जवाब आता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। फिर यहाँ से जब कोई एलिमेंट y लेते हैं और इसमें पुट करते हैं, तो जवाब आता है z इज इक्वल टू जी ऑफ y। तो ये जो z इज इक्वल टू जी ऑफ y है, जरा गौर कीजिएगा, g और y किसके इक्वल है? f ऑफ x के। तो ये बन गया g ओ f ऑफ x और ये बनेगा z के इक्वल। इसलिए मैंने ये अर्ज की कि यहाँ से आने वाले जो फंक्शंस हैं उनको हम g ओ f ऑफ x कहते हैं। एक आज इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं और एग्जांपल के बाद फिर इससे आगे मूव करेंगे। 120। अच्छा जी, एग्जांपल देखिएगा। एग्जांपल हम इसकी करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने रखा है कि एफ ऑफ एक्स, वो आपने रख दिया लेट्स से दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपने रखा है कि जी ऑफ एक्स, उसको रख दिया स्क्वायर रूट एक्स, और आपसे डिमांड की गई कि एफ में जी ऑफ एक्स रख दें, यानी कि एफ में जहां एक्स है वहां जी ऑफ एक्स पुट करें। अब जी ऑफ एक्स है स्क्वायर रूट एक्स, यानी कि मैं आपसे कह रहा हूं एफ में एक्स की जगह पे स्क्वायर रूट एक्स पुट करें, तो जवाब आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1, तो जवाब आ जाएगा एक्स प्लस 1। इसको हम कंपोजिशन कहते हैं। इस तरह एक दूसरे के अंदर होता है। तो आपसे एक सवाल है, आप मुझे बताइएगा, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, देन एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ एफ 4 दफा कंपोज करने के बाद जवाब क्या आएगा? मैं ऑप्शंस लिखता हूं, एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, x4। जी बच्चों, क्या लगता है 4 दफा की कंपोजिशन के बाद आंसर क्या बनेगा यहां से? X जी रहमान, X4 x4। रहमान पुत्र, 4 दफा की कंपोजिशन के बाद भी जवाब x ही रहेगा। आप चेक करें, आप चेक करें थोड़ा, ये बड़ा मजे का हाल है। आप f में f पुट करके चेक कर लें। f में f देखें, f में आपने f को पुट करना है, यानी कि f में f को। अब f बजाते खुद x है, तो f में x को पुट करेंगे तो जवाब फिर x ही आ जाएगा। यानी कि अगर आप x को ही बार बार पुट करते जाए तो जवाब तो नहीं बदलना। x की जगह पे x रखो, फिर वही x की जगह पे फिर x रखो, आप 1000 दफा x की जगह पे x रख लो, जवाब तो नहीं चेंज होगा। आप बता ही ये रहे हो कि उसकी जगह पे x रख दो तो वो तो वही आएगा। इसलिए इसकी कंपोजिशन का जवाब ऑप्शन ए में मौजूद है, जो कि आंसर ए है। तो इसके बाद आपके पास जो कॉन्सेप्ट है उसको हम कहते हैं इनवर्स ऑफ द फंक्शन। बहुत ही खूबसूरत, इनवर्स ऑफ फंक्शंस। लो जी, इनवर्स ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस के इनवर्स क्या होते हैं? इनवर्स ऑफ फंक्शंस में हमारे पास ये होता है, लेट्स से दैट आपके पास एक सेट x है
एक सेट y है, जब आप इधर से इधर जाते हैं तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन होता है। जब आपने इनवर्स में आना है तो आपने y से x में आना है, तो ये f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x जवाब आ जाता है, जिसको हम इनवर्स ऑफ फंक्शन कहते हैं। लिहाजा मेरा एक बड़ा सादा सा फॉर्मूला है, मैं ये कहता हूँ इनवर्स फाइंड करने से मुराद ये होती है, फर्ज करें 2x + 1 है, आपने देखा कि जब आप वापस मुड़े तो जवाब x में आएगा, तो इनवर्स फाइंड करने से मुराद ये होती है कि x की वैल्यू फाइंड कर लें। मिसाल के तौर पे मैं इसका इनवर्स फाइंड करता हूँ, तो इससे मुराद है y - 1 इज इक्वल टू 2x, y - 1/2 इज इक्वल टू x। अब ये x किसके इक्वल है? f इनवर्स ऑफ y के, तो ये आ जाएगा y - 1/2 इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y। तो हमारे पास अगर ओवरऑल वेरिएबल बदल भी दें तो x - 1/x दैट इज द इनवर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन, वो इसी फंक्शन का इनवर्स आ गया x - 1/2। रहमान भाई इस बात का पता चला? अगर नहीं पता चला तो मैं रिपीट कर देता हूँ। Yes, sir. हो गया। No, sir. से मुराद होता है सिर्फ x को कैलकुलेट करना, तो आप x को किसी भी तरीके से वहां से निकाल लें, वो आपके पास उसका इनवर्स आ जाता है। अब बस इसका इनवर्स रिजल्ट बताना चाहिए कि आप x को f इनवर्स पे पुट करें कंपोजिशन, या f इनवर्स को f पे पुट करें, दोनों सेंसेस के अंदर जो आपका आंसर बनेगा वो x ही आएगा। दोनों कंपोजिशन, ये आपकी बुक का आपको याद होगा, सेकंड क्वेश्चन भी है, दोनों सेंसेस के अंदर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका यही आएगा। लो जी, इसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, क्योंकि वो लिमिट ऑफ द फंक्शन टोटली डिफरेंट चीज है। तो यहाँ तक हम क्लोज करते हैं और मिलते हैं 7:45 सिर्फ 2 मिनट बाद। 2 मिनट बाद आप ज्वाइन कर लीजिएगा।